हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 2 के दूसरे एपिसोड को। अगर आपने सीजन 1 के वीडियोस और मुगेन ट्रेन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें पहले जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है इन्फिल्ट्रेटिंग द एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। अब तक हमने देखा कि साउंड हाशिरा टेंजन उजुई को अपने एक मिशन के लिए 3 लड़कियों की जरूरत होती है, जिसके लिए तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु उसके साथ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बाहर आते हैं और तांजीरो और इनोसुके को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था और जेनित्सु के इस नाम से पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो जानता है कि वो जगह क्या है। तभी उजुई कहता है कि वो एक गॉड है और बाकी तीनों उसके सामने मच्छर के समान हैं। तो मैं जैसा कहूंगा तुम सबको ठीक वैसा ही करना है। जेनित्सु को लगता है कि उजुई पागल है जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लेकिन उसका दोस्त तांजीरो उजुई से ये पूछता है कि आखिर वो किस चीज का गॉड है, जिस पर जेनित्सु का भरोसा तांजीरो से उठ जाता है और उजुई बताता है कि वो चमक धमक और फेस्टिवल्स का गॉड है। पर इतने में ही इनोसुके भी चुप नहीं रहता और बोलता है कि वो भी पहाड़ों के राजा हैं। पर उजुई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और मिशन के लिए उनको अपने पीछे आने के लिए कहता है। जेनित्सु समझ जाता है कि उजुई और इनोसुके पागलपन में बिल्कुल एक जैसे हैं। अब उजुई की भागने की स्पीड बहुत तेज होती है और वो 1 सेकंड में इतना दूर चला जाता है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता। और यहाँ इनोसुके, तांजीरो और जेनित्सु उसकी स्पीड से काफी इंप्रेस होकर उसके पीछे जाते हैं। रात हो जाती है और सभी मिलकर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। उजुई कहता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी कहीं नहीं जाएगा। पर इतना कहते ही जेनित्सु और इनोसुके अलग अलग डायरेक्शंस में भाग जाते हैं और तांजीरो उन्हें रोकने निकल जाता है। उजुई को यह पता चलता है और वो 2 सेकंड में ही दोनों को खींचकर वापस एक जगह ले आता है। तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु उस जगह को बहुत शौक से देखने लग जाते हैं क्योंकि वो जगह बिल्कुल जन्नत लग रही थी। वहाँ पर हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। उजुई उन्हें समझाता है कि ये योशिवारा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है। इनोसुके एक साथ इतने लोग देखकर हैरान रहता है और उन्हें अपने सर से टक्कर मारने निकल जाता है। उजुई उसे पकड़ लेता है और तांजीरो से पूछता है कि वो येलो बाल वाला लड़का कहाँ है। यहाँ बालकनीज में जेनित्सु को बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ दिखाई देती हैं जो उसे अपने पास बुला रही थीं। तो उजुई उसे भी घसीट कर वापस लाता है और कहता है कि इन सब के लिए अभी तुम छोटे हो। उजुई फिर बताता है कि यह जगह दिन में भूतिया सड़क जैसी लगती है जहाँ कोई नहीं रहता, मगर रात में ये इंसानों से भर जाती है, जो कि एक डीमन के लिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ काम करने वाली लड़कियाँ भी अलग अलग हैं। कई लड़कियाँ गरीबी और कर्जे की वजह से यहाँ आकर वैश्या बन जाती हैं, जिससे उन्हें खाना, कपड़ा और रहने की जगह दी जाती है। अगर ये हाई रैंक पर पहुँच जाए तो कोई अमीर आदमी इन्हें खरीद कर अपने साथ ले जाता है। सबसे हाई रैंक ओइरन होती है। उजुई फिर एक होटल में कमरा लेता है और बाकी तीनों को उनका मिशन समझाता है। वो कहता है कि उन्हें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा और वहाँ उसकी पत्नी को ढूंढना होगा। जेनित्सु को गुस्सा आता है और वो कहता है कि हम लोग इतने फालतू नहीं हैं कि तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारी पत्नी ढूंढते फिरें। उजुई की पूरी बात सुने बिना जेनित्सु ऐसा करता है तो उजुई को भी गुस्सा आ जाता है। वो बताता है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ यहाँ पहले से ही जासूसी कर रही है, लेकिन कुछ दिनों से उनकी खबर आना बंद हो गई है, इसीलिए वो उनका पता लगाना चाहता है। उजुई फिर तीनों को बहुत सारे लेटर्स दिखाता है जो उसकी वाइफ उसे लिखकर कासुगाई क्रो के जरिए भेजती थी। तांजीरो कहता है कि ये तो बहुत सारे लेटर्स हैं, जिस पर उजुई आगे बताता है कि उसकी 3 वाइफ्स हैं, जिसे सुनकर जेनित्सु शॉक हो जाता है। वो चिल्लाने लगता है, तुम जैसे की वाइफ है और वो भी 3, जिसे सुनकर उजुई जेनित्सु को एक पंच मारकर बेहोश कर देता है। इससे डरकर बाकी दोनों भी चुपचाप बैठ जाते हैं। उसकी तीनों वाइफ हाई रैंक की निंजास हैं। उजुई जब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आया तो उसे डीमन की कोई भी खबर नहीं मिल पाई, इसीलिए उसने अपनी वाइफ्स को वहां भेजा ताकि वो कुछ पता कर सके। टोकिटो हाउस में सुमा है, ओहिमोतो हाउस में माकियो और क्योगोकू हाउस में हिनात्सुरु। इनोसुके इतने में बोलता है कि कहीं कोई मर ना गई हो, जिस पर उजुई उसे और भी जोर से पंच कर देता है
और इनोसुके जेनित्सु के ऊपर जाकर बेहोश हो जाता है। अब अगर उजुई वहां जाएगा तो लोगों के बीच उसे अलग ही पहचाना जा सकता है, इसीलिए वो चाहता है कि ये तीनों अपना भेष बदलकर डिस्ट्रिक्ट में घुसपैठ करें। इतने में होटल का स्टाफ आ जाता है और कहता है कि उजुई का मंगवाया हुआ सारा सामान वो ले आया है। अब टोकिटो हाउस में वहाँ के ओनर शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने उजुई ने 3 लड़कियां खड़ी की हुई हैं। उजुई तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु को लड़कियों के कपड़े पहनाकर और मेकअप करके लाता है ताकि कोई हाउस उन्हें ले ले और वो उसकी वाइफ्स के बारे में पता लगा सके। पर इतने भयानक मेकअप में डरावनी दिखने वाली लड़कियों को टोकिटो हाउस ने लेने से मना कर दिया। उजुई ने फिर अपने चार्म से वहाँ की फीमेल ओनर को पटा लिया, जिससे उन्होंने चुनकर तांजीरो को खरीद लिया। अब इनोसुके और जेनित्सु बच जाते हैं, जिस पर उजुई कहता है कि तुम्हें हाउस में भेजने के लिए तो मुझे सामने से पैसे देने पड़ेंगे। जेनित्सु को भी उजुई के साथ रहना बहुत बुरा लगता है। इनोसुके को फिर एक जगह भीड़ दिखाई देती है तो वो भागकर वहां जाता है। वो देखते हैं कि टोकिटो हाउस की कोइनात्सु अपने अगले क्लाइंट के पास जा रही है। जेनित्सु पूछता है, क्या ये उजुई की वाइफ है और क्या बाकी सब भी इतनी ही सुंदर दिखती हैं? जिस पर उजुई मना करके दोबारा जेनित्सु को पंच कर देता है। इतने में इनोसुके के पास एक लेडी आती है और उसे अपने साथ खरीद कर ले जाती है। वो ओगिमोतो हाउस की ओनर होती है। उजुई फिर जेनित्सु को देखता है, जिससे जेनित्सु को एहसास होता है कि तीनों में अब बस वही बचा है। ओगिमोटो हाउस में उसकी ओनर इनोसुके का मेकअप धो देती है और इनोसुके का खूबसूरत चेहरा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और वो सब उसे लड़की ही समझते हैं। वहीं जेनित्सु भी क्योगोको हाउस में आ जाता है और शैमिसेन बजाता है। अचानक उसके अंदर गुस्सा आता है और शैमिसेन को जेनित्सु गिटार जैसा बजाने लगता है। उसके सुनने की पावर स्ट्रांग होती है, जिससे उसे बाकी लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं। वो बात करती हैं कि जेंको यानी जेनित्सु को बेचने वाला लड़का हैंडसम था, इसीलिए हमारी ओनर ने इस लड़की को रख लिया, जबकि इसका मेकअप कितना डरावना है। जेनित्सु को ये भी याद आता है कि कैसे उजुई ने कहा कि ये लोग उससे टॉयलेट भी साफ करवा सकते हैं, बस वो इसे यहाँ रख लें, उन्हें इसके पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। वहीं टोकिटो हाउस में तांजीरो सबके कामों में हाथ बटाता है। उसे फिर कुछ सामान ऊपर रखने को कहा जाता है, जिसे उसे कोइनात्सु के कमरे में रखना है। ऊपर 2 लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं कि कैसे कुछ दिन पहले हाउस की मैडम की मौत हो गई है और सुमा नाम की लड़की ने आशिनुके कर लिया है। तांजीरो तब तक वहां आ जाता है और सुमा का नाम पहचान जाता है कि वो उजुई की वाइफ है। वो उन लड़कियों से पूछता है कि आशिनुके क्या होता है, जिस पर एक लड़की बताती है कि जो वैश्या बिना अपना कर्जा चुकाए यहाँ से अपने आशिक के साथ भाग जाती है, उसे आशिनुके करना बोला जाता है और सुमा ने भी यही किया है। तभी वहाँ हाउस की कोइनात्सु आ जाती है और लड़कियों से कहती है कि उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुमा का पता किसी को नहीं है। कोइनात्सु तांजीरो को उसका सामान लाने के लिए कुछ कैंडीज देती है। फिर तांजीरो उससे सुमा के बारे में पूछने लग जाता है। कोइनात्सु को उस पर शक होता है और वो पूछती है कि उसे सुमा के बारे में क्यों जानना है। तांजीरो घबरा जाता है, पर सुमा का पता लगाना भी जरूरी है। तो तांजीरो अपने दिल पर पत्थर रखकर जैसे तैसे झूठ बोलता है, पर उसका झूठ ये होता है कि सुमा असल में उसकी बड़ी बहन है, जिसे सुनकर कोइनात्सु और दोनों लड़कियां बहुत शौक में आ जाती हैं। तांजीरो आगे बताता है कि जितना टाइम भी सुमा यहाँ थी, वो दोनों लेटर्स के जरिए आपस में बात किया करते थे और सुमा ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है जो भाग जाए। कोइनात्सु भी उसकी बात पर हामी भरती है। वो कहती है कि उसे भी बिल्कुल नहीं लगा कि सुमा ऐसा करेगी और उसके जाने के बाद कोई सबूत भी नहीं था, बस उसके कमरे में एक डायरी रखी थी जिसमें भाग जाने के बारे में सुमा ने लिखा हुआ था। तांजीरो फिर सोचने लगता है कि आशिनुके एक डीमन के लिए किसी को मारने का बहुत अच्छा बहाना है। इससे वो इंसानों को मार भी देगा और किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लगेगा कि वो इंसान भाग गया है और डायरी को तो कोई भी नकली बनाकर कमरे में रख सकता है। वो आगे प्रे करता है कि सुमा ठीक हो और अगर नहीं भी हो तो वो लोग उसे बचा लेंगे। यहाँ उजुई एक हाउस की छत पर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। वो सोचता है कि एक और दिन निकल गया और कोई खबर नहीं आई। उसे दूर से ही महसूस होता रहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उसे लगता है कि कोई और इस बात को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो डीमन यहाँ पर रह रहा है वो एक अपर रैंक का डीमन है? और अगर ऐसा है तो ये लड़ाई मौत की भी हो सकती है। यहाँ इनोसुके अपने हाउस में गुस्से से कहीं जा रहा होता है और कहता है कि उसने अगर ये किमोनो पहने रखा तो वो मर जाएगा। तभी उसे कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो कि उजुई की दूसरी वाइफ माकियो की बात कर रही थी। इनोसुके चुपके से उनकी बातें सुनने लग जाता है। एक लड़की कहती है कि माकियो अगर ऐसा ही करती रही तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दूसरी लड़की
लड़की कहती है कि शायद उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसने माकियो को बहुत आवाज लगाई पर फिर भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही है, तो काश वो ठीक हो। इनोसुके इससे माकियो के कमरे की ओर जाने लग जाता है। वो लड़कियां इनोसुके यानी इनोको को रोकती हैं और कहती हैं कि उसे आराम से चलना चाहिए वरना वो गिर जाएगी, और इनोसुके वहां से बिना कोई जवाब दिए चला जाता है और याद करता है कि उजुई ने उसे बोलने से मना किया है क्योंकि उसकी आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई जानवर मरने की हालत में हो। वहीं अब माकियो का रूम आता है जहां बहुत अंधेरा है और हर तरफ रिबन्स लटक रहे थे। तभी माकियो दिखाई देती है जो उन्हीं कुछ रिबन्स से बंधी हुई बैठी है। तभी एक डीमन की आवाज आती है जो पूछती है कि बताओ तुम ये लेटर्स किसे लिखती हो माकियो? इनोसुके भी माकियो के रूम तक पहुंचने वाला होता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के असली डीमन का चेहरा सामने आ जाएगा, तो उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।